सो नाउ वी विल स्टडी कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या होती है? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हिडन और विजिबल सरफेसेस क्या होते हैं और हमें क्यों ज़रूरत है हिडन और विजिबल सरफेसेस को आइडेंटिफाई करने की। ठीक है, अब इसका जो एक सॉल्यूशन है वो है कोहेरेंस। कोहेरेंस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा रेंडरिंग का टाइम है, जो प्रोसेसिंग टाइम है, उसको हम कम कर सकते हैं। अब कोहेरेंस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले कोहेरेंस का मतलब होता है सिमिलैरिटीज़। कोहेरेंस का क्या मतलब होता है? सिमिलैरिटीज़। सिमिलैरिटीज़ मीन्स जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई एक पिक्चर है, ठीक है, अगर आप सपोज़ कोई एनिमेशन देख रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो क्या होती है? वीडियो होती है बहुत सारी जो पिक्चर्स हैं उनका ही वो एक जैसे एक पिक्चर आई, फिर दूसरी पिक्चर आई, तो बहुत सारे फ्रेम्स होते हैं। तो फ्रेम से बन के कोई एक वीडियो बनती है या एनिमेशन बनती है। तो उसमें क्या होगा कि अगर सपोज़ मैं ये कोई रूम है, सपोज़ कोई रूम है, तो उस रूम में क्या होगा? सपोज़ एक पर्सन बैठा है, ठीक है, फिर वो सपोज़ फ़ोन पे बात कर रहा है, ठीक है, या कुछ पढ़ रहा है, तो उसमें क्या होगा कि जो पीछे का बैकग्राउंड होगा उस रूम का वो सेम रहेगा, बट वो जो पर्सन की एक्टिविटीज़ है उसमें चेंजेस आएंगे। तो कोहेरेंस क्या करता है कि एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जो चेंजेस आ रहे हैं सिर्फ उनको ही वही इन्फॉर्मेशन वो हार्डवेयर के पास भेजेगा, प्रोसेसिंग उन्हीं पर करेगा, बाकी का जो सिमिलर जो कंटेंट है उसको वो बार बार प्रोसेस नहीं करेगा। उससे क्या होगा कि हमारा जो टाइम है, प्रोसेसिंग का टाइम है, वो कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप वीडियो गेम खेलते हो, ठीक है, तो आप कोई भी गेम खेलते हो, उसमें क्या होता है, अगर आप कार रेसिंग की गेम खेल रहे हो, सपोज़ वहाँ पे क्या हो रहा है कि पीछे का बैकग्राउंड सेम है, बस कार मूव कर रही है आपकी, तो क्या होगा कि कार की मूवमेंट के ऊपर वो चेंजेस होंगे, वो वाले कोऑर्डिनेट्स, बाकी का जो आपका बैकग्राउंड है सपोज़ वो सेम रह रहा है, तो वो बार बार हर पिक्चर में वो चेंज नहीं करेंगे। तो यही होता है हमारा कोहेरेंस। कोहेरेंस में हम क्या करते हैं? सिमिलैरिटीज़ फाइंड आउट करते हैं। जो चीज़ सिमिलर होती है उसको हम बार बार कैलकुलेट नहीं करते हैं, उसको हम रहने देते हैं। जो सिर्फ उनमें डिफरेंसेस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके वही इन्फॉर्मेशन के ऊपर हम प्रोसेसिंग करते हैं, जिससे कि हमारी जो स्पीड है वो फास्ट हो जाती है। देन अब आपका कोहेरेंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप है आपका ऑब्जेक्ट कोहेरेंस। ठीक है, पहला टाइप है आपका ऑब्जेक्ट कोहेरेंस। ऑब्जेक्ट कोहेरेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट कोहेरेंस आपका ये तभी वर्क करेगा जब आपके दो ऑब्जेक्ट्स सेपरेट होंगे। सेपरेट ऑब्जेक्ट मीन्स जैसे कि सपोज़ अगर मेरे पास दो पेन रखे हैं, तो एक पेन यहाँ पे रखा है और सपोज़ एक कोई पेन यहाँ पे रखा है, तो दो अगर ऑब्जेक्ट्स आपके डिफरेंट हैं तभी वो आपका काम करेगा ऑब्जेक्ट कोहेरेंस। अगर मैं कहूँ जैसे इस पेपर के मैंने पीछे पेंसिल रख दी है, अगर ओवरलैपिंग होगा तब ये ऑब्जेक्ट कोहेरेंस वर्क नहीं करेगा। तो ऑब्जेक्ट कोहेरेंस में हम क्या करते हैं? जब ये नॉन ओवरलैपिंग होंगे, सेपरेट ऑब्जेक्ट्स होंगे, तभी हम ऑब्जेक्ट कोहेरेंस वर्क कर पाएगा। और ऑब्जेक्ट कोहेरेंस में वो क्या करेगा? जैसे ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं या इस ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो उसी को कंपेयर करेगा फाइंड आउट करने के लिए कि विजिबल और इनविजिबल। और सपोज़ ये है ऑब्जेक्ट अगर कोई, तो इस ऑब्जेक्ट की अपनी वो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेगा। ऐसा नहीं होगा कि पेंसिल और पेपर दोनों को कंपेयर नहीं करेगा। ये पेपर एक अलग ऑब्जेक्ट है, पेंसिल एक अलग ऑब्जेक्ट है, तो दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग, इस पेंसिल को पेंसिल के ही कोऑर्डिनेट से, प्रॉपर्टीज़ से कंपेयर करके वो फाइंड आउट करेगा कौन सा विजिबल है, कौन सा हिडन है। और ऐसे ही इस पेपर का क्या करेगा कि इस पेपर को इसी पेपर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, उन्हीं से कंपेयर करके बताएगा कि ये कौन सा पार्ट विजिबल है और कौन सा हिडन है। देन सेकंड हमारा आता है फेस कोहेरेंस। फेस कोहेरेंस क्या कहता है? फेस कोहेरेंस ये कहता है कि सपोज़ ये हमारे ये कोई एक सरफेस है, कोई भी एक सरफेस है, सपोज़ ये मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन है या कुछ भी सरफेस है, तो उसमें ये कह रहे हैं कि ये सपोज़ ये एक पिक्सल है, तो अगर ये पिक्सल ब्लैक कलर का है तो जो इसके आसपास पिक्सल होंगे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उन पिक्सल का जो कलर है वो भी ब्लैक ही होगा। और ये पिक्सल अगर फ्रंट जो आपका फेस को बिलोंग कर रहा है, तो जो इसके नियर जो पिक्सल हैं वो भी फ्रंट फेस को बिलोंग करेंगे। ये होता है आपका फेस कोहेरेंस। कि अगर हम क्या करते हैं कि एक पिक्सल को हमने देखा तो उसके आसपास का हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर इसका ब्लैक कलर है या ये इस फेस को बिलोंग कर रहा है तो बाकी भी इसी फेस को बिलोंग करेंगे और उनका भी ब्लैक कलर होगा। देन नेक्स्ट आता है एज कोहेरेंस। एज कोहेरेंस क्या होता है? एज कोहेरेंस में वो ये कहते हैं कि सपोज़ ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी ये एज है, अगर हम इस ये एज हमें तब तक इसकी अगर हम लाइन को आगे एक्सटेंड करें तो ये एज हमें तब तक विजिबल रहेगी
जब तक ये किसी और ऑब्जेक्ट के पीछे नहीं आती है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये एक पेंसिल है, ये तब तक विजिबल मुझे हो रही है जब तक ये किसी ऑब्जेक्ट के बिहाइंड ना आ जाए। अब ये पेंसिल अगर इस पेपर के पीछे आ गई तो आपको इसका ये वाला पार्ट हिडन हो गया। तो सिंपल यही कह रहा है कि अगर वो जो इसकी एज है अगर किसी ऑब्जेक्ट के बिहाइंड नहीं आती है, ठीक है, या उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता, तब तक वो विजिबल रहेगी। द नेक्स्ट है हमारा स्पैन और स्कैन लाइन कोहेरेंस, ठीक है। स्पैन और स्कैन लाइन कोहेरेंस ये क्या कहता है कि जैसे हमने रास्टर स्कैन में पढ़ा था कि स्कैन लाइंस होती हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जब ये एक स्कैन लाइन है, ये दूसरी स्कैन लाइन है, और स्पैन क्या होता है कि बहुत सारे पिक्सल को अगर हम एक ग्रुप बना दें तो उसे हम स्पैन कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे पिक्सल का ग्रुप बना दे तो उसे हम स्पैन कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि एक स्पैन में अगर इस पिक्सल की जो प्रॉपर्टी होंगी तो बाकी के जो पिक्सल होंगे इस स्पैन में उनकी वही प्रॉपर्टी होगी। और ये कह रहे हैं जैसे ये एक स्कैन लाइन है, ये दूसरी स्कैन लाइन है, तो इस स्कैन लाइन की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उससे जो दूसरी स्कैन लाइन होंगी उसमें कुछ ही चेंजेस होंगे, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होंगे। तो एक स्कैन लाइन है अगर हमारी y और दूसरी स्कैन लाइन है y+1, तो जो एडजेसेंट स्कैन लाइंस होंगी वो सिमिलर टाइप की होंगी। देन नेक्स्ट हमारा आता है कोहेरेंस आता है फ्रेम कोहेरेंस। फ्रेम कोहेरेंस मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसमें मैंने कहा था जैसे हमारी कोई एनिमेशन होती है, कोई वीडियो होती है, वो क्या होती है, जस्ट कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स होती है, कलेक्शन ऑफ फोटोज़ या पिक्चर्स होती हैं। तो जैसे हमें पता है कि 30 फ्रेम पर सेकेंड है, कि एक सेकेंड में 30 फ्रेम आएंगे तो हमें वो लगेंगे कि जैसे वो वीडियो चल रही है, बट वो फ़ोटोज़ होंगी। तो जैसे फ्रेम 1 है, फ्रेम 2 है, फ्रेम 3 है, तो इसमें क्या होगा कि फ्रेम 1 से फ्रेम 2 में सारी वैल्यूज़ ही चेंज नहीं हो जाएंगी, बहुत सारी वैल्यूज़ ऐसी होंगी जो कांस्टेंट होगी, कुछ ही वैल्यू होगी चेंज होगी। तो उसमें वो यही कह रहे हैं जो कांस्टेंट वाली है, सिमिलैरिटी है, उसको ऐसे ही रहने दो, उसके ऊपर बार बार प्रोसेसिंग नहीं करो या उसको बार बार कैलकुलेट ना करो, जो सिर्फ चेंजेस आ रहे हैं उनके ऊपर फोकस करो। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा टाइम रिड्यूस हो जाएगा। देन 6 आता है हमारा डेप्थ कोहेरेंस। डेप्थ कोहेरेंस क्या कहता है, डेप्थ कोहेरेंस ये कहता है कि यहाँ पे डेप्थ का मतलब ये है कि जैसे आपको ये कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है और ये जो आपका कैमरा है, ठीक है, कैमरे से और जो आपके इसके बीच में डिस्टेंस है, ठीक है, कैमरे के बीच में और ये जो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस है, इसको हम z कह रहे हैं, इसे हम डेप्थ कहते हैं। तो ये जो z की वैल्यू होगी, अगर इस पिक्सल का जो डिस्टेंस होगा कैमरे से, उसके साथ वाले पिक्सल का भी वही डिस्टेंस होगा कैमरे से। तो वो ये कह रहे हैं एडजेसेंट z की जो वैल्यू है वो स्लाइटली ही चेंज होगी, सिमिलर ही होगी बहुत हद तक। तो इसे हम यूज़ करके अपने जो एल्गोरिथम्स है उसमें हम इस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे, तो जिससे हमारा प्रोसेसिंग का टाइम कम हो जाएगा। द नेक्स्ट आता है एरिया कोहेरेंस। एरिया कोहेरेंस क्या कहते हैं, जैसे ये कोई स्क्रीन है हमारी, सपोज़ ये विंडो है, इसको हमने अलग अलग एरिया में बांट लिया। अब इस एरिया को भी हमने सपोज़ इस छोटा सा एक एरिया में अगर हम फोकस करें तो हम कह रहे हैं कि इस एरिया की जो ये पिक्सल की वैल्यू होगी उसके साथ वाला जो पिक्सल है उसकी भी वही वैल्यूज़ होगी, वही कलर होगा उसका, वो उसी एरिया में लाई करेगा। तो उन सिमिलैरिटीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट आती है हमारी इम्प्लाइड एज कोहेरेंस। इम्प्लाइड एज कोहेरेंस हम पहले ही पॉलीगन लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम में पढ़ चुके हैं। उसमें क्या करते हैं हम, सपोज़ ये हमारा कोई ट्राइंगल है, इसे कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसमें क्या होगा कि इंटरसेक्शन अगर हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस वाले सरफेस पे वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके जो एंड पॉइंट को हम यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन पॉइंट। ये था आपका कोहेरेंस, ठीक है। थैंक यू।